वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब आप बोलिए कि अचानक से सर मुगल डायनेस्टी के बीच में ये क्यों पढ़ाने लगे। देखिए, हम उस टाइम का जो कह लीजिए कि जो भी डायनेमिक्स देखने को मिल रहा है, पॉलिटिकल सिनेरियो देखने को मिल रहा है, उसमें हम लोग देखना चाह रहे हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट रूलर हों उनके क्या क्या पॉलिसीज़ थे। तो क्योंकि मुग़ल डायनेस्टी में हमको देखने को मिलता है कि हुमायूं को जो है धूल चटा देता है शेर शाह सूरी, तो हमको पढ़ना पड़ेगा कि हुमायूं जो शेर शाह सूरी थे उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ क्या थे, है ना। थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा बैकग्राउंड ले लें हम लोग, और किस तरीके से वो पावर में आता है हुमायूं को हरा के, वो भी जान लेते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ा सा देखते हैं। शेर शाह सूरी जो है, जो कह लीजिए कि जब वो पैदा हुए थे उस टाइम पे उनका नाम फरीद खान था। शेर शाह सूरी बाद में पड़ा। वो बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं, नॉर्मल फैमिली से, ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग कर रहा था। और आगे चल के वो एक बहुत ही पावरफुल रूलर बनता है, बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, जो कि अपने इनोवेटिव, है ना, नए नए तरीके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने के, नए नए तरीके गवर्नेंस के और नए नए रिफॉर्म्स गवर्नेंस के उसको इंट्रोड्यूस करता है, और बहुत ही एफिशिएंट गवर्नेंस को इस्टेब्लिश करता है। इसके लिए वो जाना जाता है। ठीक, शेर शाह सूरी जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं हम लोगों को। जब हम लोग मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, स्पेशली जो मुग़ल एरा उस टाइम पे, शेर शाह सूरी बहुत कुछ पॉलिसी उनकी बहुत ज़बरदस्त थी ना, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो शेर शाह सूरी जो है वो एक बढ़िया रूलर तो नहीं कह लीजिए, क्योंकि वो शुरू में रूलर नहीं थे, पर धीरे धीरे वो फेमस होते हैं और एक कह लीजिए कि सिग्निफिकेंट और प्रभावशाली फिगर का रूप लेते हैं अपने शासनकाल में, खासकर जिस टाइम में लोधी डायनेस्टी का जो डिक्लाइन हो रहा था उस टाइम पे, और जो मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था उस टाइम पे, है ना। क्योंकि लोधी डायनेस्टी धीरे धीरे ख़त्म हो गया और मुग़ल डायनेस्टी आ गया। इस टाइम पे शेर शाह सूरी भी एक जगह, पूरी कहानी तो नहीं जानेंगे हम लोग ना, एक जगह वो भी धीरे धीरे उनका भी राइज़ हो रहा था, पॉलिटिकल राइज़ हो रहा था। ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो मुग़ल रूलर हुमायूं हैं उसको ओवरथ्रो कर देते हैं, उनको हरा देते हैं, गद्दी से हटा देता है भाई सूरी, और सूरी एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। देखिए, जो शेर शाह सूरी था उसका शासनकाल जो है वो 1540 से 1545 तक रहा, ज़्यादा नहीं रहा, 5 साल का रहा। लेकिन इस टाइम पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स शेर शाह सूरी लाया वो काफ़ी ज़्यादा विजनरी था, बहुत आगे का सोच कर ना। और ये इसलिए था ताकि वो अपने एम्पायर को, अपने डायनेस्टी को चलाना चाहता था। उसे पता नहीं था कि 10 साल 15 साल बाद मेरी डायनेस्टी ख़त्म हो जाने वाली है, लेकिन वो जो है अपनी डायनेस्टी के लिए काफ़ी इनोवेटिव और काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को ना क्रिएट किया था। चलिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में जानते हैं जो शेर शाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले हम लोग जानते हैं रेवेन्यू सिस्टम। देखिए, रेवेन्यू सिस्टम जो जो मुग़ल एम्पायर में चल रहा था, ज़ब्ती सिस्टम, उसी का एक कह लीजिए कि रिफॉर्म्ड और रिफाइंड कह लीजिए कि ज़्यादा बेटर लैंड रेवेन्यू सिस्टम इसने इस्टेब्लिश किया, जिसे दहसाला सिस्टम कहते हैं। आपको ध्यान रहे कि ये दहसाला सिस्टम हमको अकबर की भी पॉलिसी में देखने को मिलेगा, क्योंकि शेर शाह सूरी के बाद फिर हुमायूं का रूल आता है, वो 6-7 महीने में उनका डेथ हो जाता है। फिर आएगा क्या कहते हैं अकबर का रूल आएगा, और अकबर जो है इसी पॉलिसी को आगे और रिफ़ाइन करके इंट्रोड्यूस करता है, वो भी दहसाला सिस्टम ही है। तो दहसाला सिस्टम जो है असल में इंट्रोड्यूस किया था जो शेर शाह सूरी है उसने। शेर शाह सूरी ने पुरानी ज़ब्ती सिस्टम का ही एक रिफ़ाइंड वर्जन तैयार किया और इस तरीके से रेवेन्यू सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। देखिए, इस सिस्टम में जो सिस्टम शेर शाह सूरी ने इस्टेब्लिश किया लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन का, उसमें क्या था कि लैंड टैक्स जो है वो फिक्स कर दिया गया था 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस, जितना आपको पैदा हुआ उसका 1/10, कोई आर्बिट्रेरी नहीं। इससे पहले जो भी शासन था हुमायूं का और बाबर का, उस टाइम पे कह लीजिए कि जो टैक्स था वो आर्बिट्रेरी था, मतलब फिक्स नहीं था उतना ज़्यादा कि आप इतना हिस्सा देंगे, बल्कि जितना प्रोड्यूस हुआ जिस साल जैसे हुआ उस हिसाब से चेंज होता रहता था, सर्वे होता था और फिर चेंज होता रहता था। शेर शाह सूरी ने क्या कहा कि 1/10 हम फिक्स कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोड नहीं आप पे। तो इससे हुआ क्या कि जो रेवेन्यू कलेक्शन था, जो उसका सिस्टम था, वो एक स्टेबल हो गया। और क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड नहीं था पेजेंट्स पे, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं था, बर्डन रिड्यूस कर दिया गया था, इस वजह से एग्रेरियन इकोनॉमी जो उस टाइम पे, ऑब्वियसली उस टाइम पे इकोनॉमी कौन ड्राइव कर रहा था, तो खेती बाड़ी कर रहा था
कृषि ही कर रहा था, तो कृषि का जो कृषि बेस्ड इकोनॉमी था, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था, उसमें स्टेबिलिटी लाया ये जो दहसाला सिस्टम था वो। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, लोग ज़्यादा उपजाने लगे, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा देना है नहीं, तो ऑब्वियसली जितना उपजाओगे अपना बचेगा, ये सोचकर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हुआ। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म या पॉलिसी कह लीजिए वो था रोड एंड पोस्टल सिस्टम। देखिए शेरशाह का जो विज़न था वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन को ठीक करना, एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना ही नहीं था, बल्कि वो एक वास्ट नेटवर्क, एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क ऑफ रोड भी क्रिएट करना चाह रहा था। इनफैक्ट क्या भी जो फेमस ग्रैंड ट्रंक रोड है, आपको पता होगा, जीटी रोड, जो कि ऑलमोस्ट 4000 के करीब का लंबा था, रोड था, 4000 के करीब, ये सेंट्रल एशिया के कई सारे, उसके पूरे एम्पायर में जो भी शेरशाह सूरी का एम्पायर था उस टाइम पे, उसके की सेंटर्स को कनेक्ट करता था। और हमको पता है कि आगे चल के हम देखते हैं कि काबुल से लेकर के, मतलब अफ़गानिस्तान में काबुल से लेकर के बांग्लादेश तक कनेक्ट कर रहा है, तो ऑलमोस्ट वो 4000 के करीब 4000 किलोमीटर करीब का कनेक्टिविटी था। और शेरशाह सूरी के जो सूरी एम्पायर था उसका इम्पॉर्टेंट सेंटर्स को कनेक्ट करता था। इससे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड ही नहीं बढ़ा, बल्कि कम्युनिकेशन भी बेटर हुआ और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को एक चैनल में लाया। अब आप सोचिए कि अगर रोड सिस्टम ही ना हो तो किस तरीके से आप एडमिनिस्ट्रेट कीजिएगा अपने जगह से, जो सीट ऑफ पावर है मान लीजिए दिल्ली से बंगाल का एक प्रोविंस को आप कैसे कंट्रोल कीजिएगा, अगर सही कह सकते हैं कि रोड ही नहीं हो तो टाइम लग जाएगा। तब तक में क्या रिबेलियन किस तरीके का रूप ले ले, रिवॉल्ट, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी बेटर हो गया। मतलब एक रोड सिस्टम जब इस्टेब्लिश हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन भी बेटर हुआ। अब क्योंकि रोड है तो कम्युनिकेशन भी बेटर होगा ना, तो ट्रेड, कम्युनिकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को बेटर करने के लिए रोड सिस्टम को मतलब रोड का नेटवर्क इसने बिछाई। इसके अलावा उसने एक बहुत ही एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम भी लाया। पोस्टल सिस्टम मतलब मैसेजेस पहुंचाने का तरीका, ठीक है। इस रोड के अलॉन्ग, मतलब जो जीटी रोड उसने बनाया, उस रोड के साथ साथ उसने एक पोस्टल कह लीजिए कि सिस्टम भी लगाया, जिससे क्या हुआ कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा और इस वजह से जो गवर्नेंस था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो एफिशिएंट हुआ। रोड है तैयार तो ऑब्वियसली ख़त लाने ले जाने वाले लोग भी हो जाएंगे, और अगर इस रोड को सेफ कर दिया जाए चोर से डकैतों से, तब तो बहुत आसानी से कम्युनिकेशन होता था। तो उसका विज़न में ये भी था कि हम एक कह लीजिए कि काफ़ी बड़ा नेटवर्क रोड का हम तैयार कर दें ताकि ट्रेड बढ़े, कंट्रोल हमारा बढ़े, एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी हो, रेवेन्यू कलेक्शन बेटर हो। इन सब चीज़ों के लिए उसने एक बहुत ही बढ़िया पोस्टल और रोड सिस्टम को साथ साथ चलाया। कुछ और बेटर रिफॉर्म्स लाए गए शेरशाह सूरी के द्वारा, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बंटना। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बटा है, देखिए शेरशाह सूरी ने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था उसको रीऑर्गेनाइज़ किया। मतलब आपको पता ही होगा प्रोविंसेस में बटा हुआ था बाबर के टाइम पे, फिर हुमायूं के टाइम पे। तो उसने क्या किया, अपने एम्पायर को और कई क्या कह लीजिए ये जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बटे होने का, इसको रीऑर्गेनाइज़ किया। उसने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया सरकार का। देखिए सरकार जो है वो प्रोविंसेस है, तो यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं दिख रहा, लेकिन इसके अलावा प्रोविंसेस को भी बांटा गया परगनाज में, डिस्ट्रिक्ट में, और फिर डिस्ट्रिक्ट्स, हर परगना जो है उसको फिर सब डिवाइड किया गया महल्स में, जिसको सब डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए। तो आप देख रहे हैं क्या किया। जो मुग़ल सिस्टम था उसमें क्या हुआ कि प्रोविंसेस बटे थे, प्रोविंसेस को चलाने वाला गवर्नर था। इसने क्या किया, प्रोविंसेस को परगनाज में बांटा, डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा, फिर उसको महल या सब डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा। इससे हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है वो हायरार्किकल बनता हुआ दिखता है। मतलब कह लीजिए कि स्टेप बाय स्टेप एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूनिट है वो इस्टेब्लिश किया गया। इससे हुआ क्या कि एक दूर तक के रीजन में उसका जो कंट्रोल था, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था शेरशाह सूरी का, वो इन्हेंस हुआ, बढ़ा, और गवर्नेंस जो है वो और इफ़ेक्टिव हुआ, ठीक है। और इससे एक और फ़ायदा हुआ कि अगर मान लीजिए पूरा का पूरा प्रोविंस एक गवर्नर के हाथ में छोड़ देते उसके भरोसे, तो वो ज़्यादा पावरफुल होता, तो कल हो के ओवरथ्रो भी कर सकता था। हायरार्की में इस्टेब्लिश कर दिया गया, तो हो सकता है कि एक प्रोविंस के अंदर कई सारे परगना हो, लेकिन सबका सेम सोच, सब चीज़ सेम हो, सेम कंट्रोल हो। सभी परगना के जो उस टाइम पे ऑफिसर्स होंगे उनका ज़रूरी नहीं है। तो हुआ क्या कि आप समझ लीजिए कि पावर को एक जगह एकत्रित होने नहीं दिया, बांट दिया गया।
इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो कह लीजिए कि रिफॉर्म था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी था, वो था लैंड मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट जो है उसको रेवेन्यू जितना बढ़िया से मेजरमेंट होगा लैंड का, उतना ज़्यादा मतलब कह लीजिए कि उतना सही तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट होगा। तो रेवेन्यू असेसमेंट को एक्यूरेट बनाने के लिए शेरशाह सूरी ने एक स्टैंडर्ड जो है वो लैंड के मेजरमेंट को इस्टेब्लिश किया बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ गज़े शेर शाही। उसने क्या किया कि लैंड को कई सारे यूनिट्स में बांटा और कह लीजिए कि यार्ड सिस्टम जो है ना उसमें बांटा, और अलग अलग यार्ड के मेज़र का मतलब जो भी अभी जैसे हम लोग ज़मीन खरीदते हैं तो यार्ड में खरीदते हैं ना, इतना स्क्वायर यार्ड, इतना स्क्वायर मीटर या फुट में, जिस भी तरीके से नापते हैं अलग अलग यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं ज़मीन को नापने का। तो उसने क्या किया, एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंड मेजरमेंट लाया कि पूरे के पूरे एम्पायर में गज़ ही चलेगा, है ना। गज़े शेर शाही कहलाया बा। शुरू में गज़े शेर शाही था, बाद में गज़, आज भी आपको पता है कितना गज़ ज़मीन है ये लोग पूछते हैं। तो ये सिस्टम उसी के द्वारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया था कि इतने से क्या कह सकते हैं, एक ज़मीन के टुकड़े को एक गज़ कहेंगे और उस हिसाब से नाप करके। अब क्योंकि स्टैंडर्ड रहा तो हर जगह का सेम यूनिट में कह लीजिए कि उसको असेसमेंट मिला, और असेसमेंट के हिसाब से फिर टैक्स मिला जो भी प्रोड्यूस हुआ उसके हिसाब से, ठीक है। अब ये जो यूनिफॉर्म सिस्टम था इसने क्या किया, लैंड टैक्सेस को जो है बेटर कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो डिस्प्यूट्स थे उसको वो कम हो गए। कहने का मतलब ये हो गया, डिस्प्यूट्स क्यों होता था कि अब ऑफिसर आया लेने के लिए टैक्स को, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, और वो क्या कहते हैं कि जिसकी ज़मीन थी उसने कहा मेरे पास तो इतनी ज़मीन है मालिक, हमें इतना ही टैक्स देंगे। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मापने का तरीका अलग हो, आप जो दिल्ली की बात करें वहाँ के मापने का तरीका अलग हो, और भी छोटे मोटे आपस में भी जो डिस्प्यूट्स हुए ज़मीन को लेकर के वो भी सॉल्व हुआ इस वजह से, ठीक। चलिए अभी तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को पढ़ रहे थे, लेकिन क्योंकि मुग़ल एम्पायर के हुमायूं को हराया तो थोड़ा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम लोग जान लेते हैं। शेर शाह का जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी उतना ही असरदार था जितना उसका एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कह सकते हैं कि जो गवर्नेंस सिस्टम था उतना ही ज़्यादा असरदार मिलिट्री रिफॉर्म्स भी थे उसके। वो जो है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टैंडिंग आर्मी को रखता था। ये नहीं कि जब लड़ाई होगी तो गवर्नर्स जो है अपने अपने आर्मी भेजेंगे, हम कलेक्ट कर लेंगे, नहीं, बल्कि एक कह लीजिए कि सेंटर में जो पावर में है राजा, उसका एक अपना स्टैंडिंग आर्मी होगा, और उस स्टैंडिंग आर्मी को रेगुलर सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी ख़जाना रहेगा सरकार के पास उससे उसको सैलरी प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा दाग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। दाग सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिससे सोल्जर्स को ब्रांडिंग किया जाता है कि ये सोल्जर हट्टा कट्टा, ये सोल्जर हमारा है। इस टाइप से दाग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो फ्रॉड जो है अपने आप को सोल्जर बन के घुस जाते थे, और कह लीजिए कि एक तरह का समझ लीजिए कि अगर ब्रांडिंग नहीं करता तो बेटर सोल्जर और बेटर, क्योंकि उस टाइम पे घोड़े पे लड़ाई हो रही थी तो बेटर घोड़ा नहीं आ पाता, तो घोड़े को भी ब्रांड करवाया गया, सोल्जर्स को भी ब्रांड करवाया गया, दाग दिया गया एक तरह से, ठीक है। तो दाग सिस्टम ने क्या किया, फ्रॉड को रोक दिया। इसके अलावा जो ट्रूप्स थे उनमें लॉयल्टी को इंश्योर किया, क्योंकि सब दाग सिस्टम के हिसाब से जितने भी सोल्जर आएंगे सब दाग ही आएंगे। दाग कहने का मतलब जिनको एक्सेप्ट कर लिया गया उनके थ्रू, कोई भी फ्रॉड नहीं बैठा रहेगा आर्मी में घुस के। तो इससे क्या हुआ कि जो लॉयल्टी था ट्रूप्स में वो ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि लोग आपस में घुलने मिलने लगे, सब एक ही तरह के, ठीक है, कोई फ्रॉड नहीं जो भड़काने के लिए हो। उसका जो मिलिट्री रिफॉर्म्स था शेरशाह सूरी का, उसने ही, अब मिलिट्री रिफॉर्म्स जितना बेटर होगा, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जितना बढ़िया होगा, उतना ज़्यादा कोई भी जो राजा है वो युद्ध जीतेगा। तो जो कह सकते हैं शेरशाह सूरी था, उसका जो मिलिट्री रिफॉर्म्स था, इतना एक्सीलेंट मिलिट्री रिफॉर्म होने की वजह से ही वो जो है ना सक्सेस पाया बैटलफील्ड में, और हुमायूं को हराने के बाद अपना जो रूल था उसको कंसोलिडेट भी किया। ये नहीं कि सिर्फ हरा के भगा दिया, नहीं, बल्कि जो रूल वहाँ पे उसने इस्टेब्लिश की थी ना, उस पर अपना हक जताया, और उस रूल को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रॉन्ग बनाया, कंसोलिडेट किया। चलिए थोड़ा शेरशाह सूरी के लेगेसी और उनके द्वारा जो भी रिफॉर्म्स लाए गए उनके इम्पैक्ट को थोड़ा जान लेते हैं कहानी के तौर पे ही।
शेरशाह सूरी का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स था उसने एक लास्टिंग इम्पैक्ट, काफ़ी सदियों तक रहने वाला जो है एक छाप छोड़ा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के गवर्नेंस सिस्टम पे। हालांकि बहुत ही शॉर्ट शासनकाल था, 5 साल का शासनकाल था, फिर भी उनके जो इनोवेशंस थे, उसने जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ थे, रिफॉर्म्स थे, उसने क्या किया, एक फाउंडेशन इस्टेब्लिश किया एफिशिएंट गवर्नेंस का, है ना, असरदार गवर्नेंस का। सिर्फ और सिर्फ उनके एम्पायर में नहीं बल्कि उसके आने वाले जितने भी एम्पायर्स थे, इंक्लूडिंग जो मुगल्स थे जो आगे आए, है ना, हुमायूं वापस जब आया और हुमायूं के आगे जो भी अकबर चला और भी जितने भी, है ना, तो शेरशाह सूरी के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे उसने कह लीजिए ग्राउंड वर्क दिया कि इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो सकता है। जो ग्रैंड ट्रंक रोड था वो उनके क्या कहते हैं शेरशाह सूरी के शासनकाल के ख़त्म होने के बाद भी, है ना, क्या कह सकते हैं कि मेन रूट था ट्रेड का और कम्युनिकेशन का, वाइटल रूट था, इनफैक्ट मान लीजिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल था ट्रेड का और कम्युनिकेशंस का। कई सदियों तक रहा। कम्युनिकेशन मतलब अलग अलग परगना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग गवर्नेंस के ऑफिसर्स के बीच में कांटेक्ट रहे, इसके लिए रूट तो चाहिए ना। ठीक, शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक टेस्टामेंट है उसके रिमार्केबल विजन का, कि किस तरीके से वो दूर का सोचते हुए, है ना, वो काम करता था और किस तरीके से डिटरमाइंड था अपने वर्क को लेकर के। क्योंकि एक नॉर्मल सा ऑर्डिनरी सा आदमी, बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि बढ़िया बैकग्राउंड नहीं था, उससे उठ करके मुग़ल साम्राज्य जो उस टाइम पे हुमायूं था उसको हराया और फिर इतना स्ट्रॉन्ग, जब तक शेरशाह सूरी जिंदा रहा हुमायूं आने का नहीं सोचा, इतना स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री उसने डेवलप कर लिया था। तो उसका जो रिफॉर्म्स है वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैंडस्केप जो था उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया, बल्कि जो अगले जनरेशन्स आ रहे थे, जो रूलर के जनरेशन्स आगे जो राजा बने, उसको भी इन्फ्लुएंस किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था शेरशाह सूरी का, वो कह लीजिए कि एक झांकी देता है हम लोगों को कि किस एफिशिएंट गवर्नेंस कितना इम्पॉर्टेंट है, एफिशिएंटली किसी भी चीज़ को गवर्न करना कितना इम्पॉर्टेंट। नहीं अगर कीजिएगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो राज्य है, जो भी जगह, जिस भी जगह आप कह लीजिए कि आप लीडर हैं, वो टुकड़े में बट जाएगा। तो एफिशिएंट गवर्नेंस क्यों इंपॉर्टेंट है ये पता चलता है। इसके अलावा पॉलिसीज़ इनोवेटिव होनी चाहिए, वही घिसा पिटा पॉलिसी नहीं होना चाहिए। नए नए पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस कीजिए जिससे लोगों का भलाई हो। ठीक, और इन्हीं सभी कारणों से जो शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही बढ़िया छाप छोड़ के गया है। जितने भी स्पेशली उनका जो शेरशाह सूरी का जो गिनती होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक रूलर के नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर के तौर पे भी होता है, जो कि आगे चल के जो हिस्ट्री है हमारा उसको बढ़िया शेप देता है। ठीक है, तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बस इस वीडियो में इतना ही ज्ञान दे पाऊँगा। ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने नालायक दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।